हाँ जी, कल लिस्ट चेक कर ली है मैंने, अपडेटेड लिस्ट अपलोड करती थी कंट्रोल की। अब ठीक है। स्टार्ट कर दें? यस सर। यस सर। ओके, लास्ट टाइम हम स्टडी कर रहे थे बेसिक पावर सिस्टम के बारे में, ठीक है। कुछ हमने न्यू टर्मिनोलॉजीज यूज की थी, जिसमें एक क्या थी, वन लाइन डायग्राम, ठीक है। इसमें आपका इस तरह का 3 फेज कोई भी सिस्टम हो, आप उसको इसका वन लाइन डायग्राम में शो कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पेपर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिक पावर सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर होता है और वर्ल्ड सिमुलेटर, ठीक है, उसके लिए उसमें भी कर सकते हैं। मैटलैब में चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाती हैं, अगर आप 3 फेज में जाए ना तो बड़ा सिस्टम कम्प्लेक्स हो जाता है बनाना। तो इसमें सिंपल होता है, आप जितनी मर्जी बसेस तक चले जाएं, ठीक है। देन उसके बाद हमने एक और टर्मिनोलॉजी यूज की थी, यूटिलिटी ग्रिड, जो आपकी मेन पावर लाइन से पावर आ रही होती है, ठीक है, उसको आप यूटिलिटी ग्रिड भी कहते हैं, ठीक है। देन वी यूज अनदर टर्मिनोलॉजी बस, ठीक है। इसमें पीएसए में आप बस में यहाँ पर कोई भी कनेक्शन होगा, इसमें जनरेटर या लोड अटैच्ड होंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप बस यूज करते हैं। बेसिकली ये आपको एक पावर प्लांट या एक ग्रिड स्टेशन की रिप्रेजेंटेशन दे रही होती है, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन होती है, ये वाली, इनको रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सिंपली ये सब स्टेशन से आगे चूंकि इसके थ्रू लोड कनेक्टेड है, वो सिंपली ड्रॉ इट अ सिंपल लोड, ठीक है। इसके लिए हम सिंपल एक ये लोड जो है ये रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसमें आप जो जनरेटर होता है ना, उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वन लाइन डायग्राम में, दिस इज जनरेटर, ठीक है, दिस इज बस, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, और दिस इज लोड, ये आपका लोड होता है। अगर आपने एक ही 2 बस सिस्टम रिप्रेजेंट करना हो, 2 बस सिस्टम जिसमें एक जनरेटर है, ट्रांसमिशन लाइन है और आगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ लोड अटैच है, ठीक है, तो आप इसको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पेज में ये चीज़ बनी हुई है और इसमें सारी पी वी क्यू सारी डिटेल है, ये आपका एक सिस्टम 2 बस सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये वन लाइन डायग्राम और ये इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ये जनरेटर की है, एंड दिस इज अ लोड, ये लोड को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। देन हम बात कर रहे थे ट्रांसमिशन की, ठीक है। ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन का मेजर काम क्या होता है, दीज आर ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। ये आपने देखी होंगी, ये जो मेन आपकी ट्रांसमिशन लाइन जा रही होती हैं,
तो ये ट्रांसमिशन लाइन की डिफरेंट कैटेगरीज होती है, 500 kV, 132, 69, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक रूल थे जो स्टार्ट में बन गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपका इक्विपमेंट जो है ना वो उसी से रिलेटेड ही बनता है, बिकॉज वी आर यूजिंग यूरोपियन स्टैंडर्ड, ठीक है। हमारे पास यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि 132 की जगह 140 kV की लाइन बिछा दें, ठीक है, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड जो होता है ना उसका एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट भी परचेज करना होता है। बस बार्स लेंगे, बुशेस लेंगे, सर्किट ब्रेकर लेंगे, आइसोलेटर्स लेंगे, ट्रांसमिशन लाइन लेंगे, ठीक है, पोल्स लेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी एक स्टैंडर्ड के थ्रू बनी हुई हैं। ये जो वो हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड की ही फॉलो करेंगे, ठीक है। इसमें 500, 130, 69, 33 kV, 11 kV की ये जो लाइन्स है ये मोस्टली यूज़ होती हैं। इनका पर्पज़ क्या होता है? इनका पर्पज़ ये होता है कि आपकी जो जनरेटर साइड से जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड है वहाँ तक पावर को लेकर जाना, ठीक है। कोई भी एक नया पावर प्लांट जब बनाते हैं तो उसमें जो मेजर कॉस्ट होती है वो आपको पता है किस चीज़ की होती है? ट्रांसमिशन लाइन की भी होती है। एक तो होता है ना कि आपने पावर प्लांट लगाना है, जनरेटर लगाना है, ट्रांसफार्मर वगैरह उसके लिए परचेज करेंगे, एनर्जी के लिए कोई रिसोर्स बनाएंगे। स्पेशली ये जो हिली एरियाज में डैम वगैरह बनते हैं, ठीक है, वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन लेकर सिटी तक आने के लिए भी इसमें अच्छा खासा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की आपका जो इन्वेस्टमेंट होती है वो चाहिए होती है, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ट्रांसमिशन लाइन के जो कि हम फॉलो करते हैं। लोअर वोल्टेज के लिए हमारे पास इसमें ये 13, 11, 6.6 kV की ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ये यूज़ होती है। ओके, ये चीज़ हमने देख ली थी। दूसरा हमारे पास जो एक मेजर पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि आपने ये कोर्स आगे जितने भी पावर के पढ़ेंगे, PSA बेसिक है, इससे भी बेसिक एक था डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपने CLO सही कवर नहीं किए, लेकिन ये चूँकि बेसिक है, मेजर बेसिक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप लोगों को ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स है ना ये अच्छे तरीके से आने चाहिए, और आप लोगों के पास एक कैलकुलेटर जो है ना वो होना चाहिए जिसमें कम्प्लेक्स नंबर हो, जिसमें आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें। अदरवाइज आप कम्प्लेक्स नंबर पेज पर सॉल्व करने बैठ जाएंगे, फॉर एग्जांपल 2 + 5j डिवाइडेड बाय 3 + 3j या 3 इंटू एंगल -30, इसको जब आप डिवाइड करने पेज पर बैठ जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ये विद इन अ फ्यू सेकंड ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि कन्वर्ट किस तरह करना है, एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये पावर, ये भी लास्ट टाइम हमने कर ली थी, ठीक है। ये एस की फॉर्म होती है VI, ठीक है, और इसमें मोस्टली हम जो I होता है इसको कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है। I कॉन्जुगेट क्यों होता है? बिकॉज वोल्टेज इज अ रेफरेंस। वोल्टेज आपकी से जो यूटिलिटी में आ रही है वोल्टेज सेम रहेगी, ठीक है। जो लैग लीड में परफॉर्मेंस होती है मेन, या नॉन लीनियर लोड जो होते हैं जिस तरह ये आपके लैपटॉप और चार्जर वगैरह हैं जितने, ठीक है, इसमें मोस्टली जो रोल प्ले करती है वो क्या करती है, करंट की वेव फॉर्म, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज हियर I conjugate। S अपरेंट पावर, ठीक है, ये आपका सर हाँ जी सर आई कंजुगेट का मतलब क्या है? कम्प्लेक्स क्वांटिटी, कॉन्जुगेट एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। V भी एक कम्प्लेक्स है, I भी कम्प्लेक्स है, ठीक है, बट इसमें इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये क्या शो कर रही है कि मोस्टली इसमें जो रोल होगा ना
एस की वैल्यू में कम्प्लेक्स सिनेरियो में अगर आपका -30 या 30 एंगल आगे पीछे होना, वो उसमें जो मेजर रोल होता है वो आई का ही होता है, बिकॉज वी सेट स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, वोल्टेज का वेक्टर तो आप चेंज नहीं कर सकते। मोस्टली जो चेंज होता है वो विद रिस्पेक्ट टू लोड आपकी आई चेंज होती है। इंडक्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, या आपका ये नॉन लीनियर लोड है, ये डायोड वगैरह ट्रांजिस्टर वगैरह ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे इफेक्ट क्या होता है, आई। ठीक है, एक्चुअली इट रिप्रेजेंट यू अ कम्प्लेक्स क्वांटिटी, जिसमें क्या होगा, कोई सिंपल आपके पास वैल्यू नहीं आएगी, ये कम्प्लेक्स फॉर्म में आएगी। आपके पास हमेशा 5 या 10 नहीं आएगी। ठीक है, इट विल बी सम इन द फॉर्म ऑफ 5 + 1j। ठीक है, 2 + 3j, इस तरह की फॉर्म में ये वैल्यू आएगी, दैट्स एस। और उसका जो एक पार्ट होगा उसको आप P कहेंगे, और सेकंड पार्ट उसका Q होता है। ठीक है, और इसके दरमियान ये एंगल होता है। एक्चुअली ये एंगल कौन सा होता है, जो कि आपका V और I के दरमियान होता है। ओके, और ये जो V और I के दरमियान होगा, इसमें जो मेजर रोल होता है वो किसका होता है, वो I का होता है। यहां तक क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अगर तो आप कहते हैं कि आपका एक आइडियल फंक्शन है, आइडियल केस है, लोड प्योर रेजिस्टिव है, लाइन में इंडक्टेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर तो ये यूनिटी पावर फैक्टर पर ऑपरेट करेगी। ठीक है, फिर आपकी एस क्या होगी, प्योर पी होगी, नॉट क्यू। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ पी एंड सम वैल्यू ऑफ क्यू। ओके, डिलीवरी की एफिशिएंसी की जब आप बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है, कुछ लॉसेस भी होंगे। जब आप एक पावर प्लांट से एक डिस्ट्रीब्यूशन साइड के लोड की तरफ मूव करते हैं, ओके, इसमें जो कुछ लॉसेस होंगे वो आपके ये ट्रांसमिशन लाइन में होंगे, कुछ क्या होंगे, सब ट्रांसमिशन, जिसमें आपका उसको सब स्टेशन में आप पावर रिसीव करके दोबारा आगे स्टेप अप या स्टेप डाउन करके दोबारा भेजते हैं। वहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर भी लॉसेस होंगे, बस बार, ब्रेकर्स, इन सब में कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाएंगे, 6 to 8%। ठीक है, देन क्या होता है, उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो लॉसेस होते हैं वो किस में होंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, ये क्या है, ये आपके कुछ जब डिलीवरी के दौरान जो कुछ लॉसेस होंगे वो इसकी वजह से होंगे। ओके, पावर बैलेंस कंस्ट्रेंट क्या है, इसका जो एक पॉइंट है वो क्या है कि ऑल द टाइम द पावर फ्लो इनटू द बस मस्ट बी जीरो। ये क्या शो कर रही है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये एक जनरेटर है। ठीक है, इस जनरेटर के बाद यहाँ पर आपके पास क्या है, ये बस है, और इस बस के साथ यहाँ पर ये इसकी ट्रांसमिशन लाइन आई है। ठीक है, और इस बस के साथ हमारे पास क्या है जी, तीन तरह के लोड अटैच हैं। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की 3 लाइन जा रही हैं। इनकमिंग लाइन एक है, आउट गोइंग लाइन जो है ना वो 3 है। तो यहाँ पर क्या है, किरचॉफ रूल के मुताबिक जितनी भी इस बस के अंदर इनकमिंग पी होगी, ठीक है, वो आउट गोइंग पी के इक्वल होगी। वो जो पी होगी वो क्या होगी, P1, P2 एंड P3, इसकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपके जो पी का ये जो सम है ये सारा सेम होना चाहिए।
जितनी आपकी किसी भी बस के ऊपर इनकमिंग लाइन आ रही होंगी और जितनी भी उसकी आउटगोइंग लाइन जा रही होंगी, ठीक है। इस बस के ऊपर, और इसको एक नोड कंसीडर कर लें, जिस तरह किरचॉफ लॉ के थ्रू आप एक नोड कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस नोड में इनकमिंग और आउटगोइंग इन सब की जो पावर का जो सम होगा ना, वो 0 होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहाँ पर ये 3000 मेगावाट की है। इस लाइन के थ्रू आपके यहाँ पर इस बस पे 3000 मेगावाट आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है एक बस के ऊपर 1500 मेगावाट जा रही हो, एक लाइन के ऊपर 1500 मेगावाट, दूसरे में 800 मेगावाट हो, तीसरे में 700 मेगावाट, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो ओके, बेसिक पावर कंट्रोल, पावर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कि आपकी किस लाइन में आपने पावर सेंड करनी है और कब आपने वहां पर किस एरिया में लोड शेडिंग शेड्यूल करनी है, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट अगर आ गया है तो उसको रिमूव कैसे करना है, तो उसके लिए क्या होता है, आपके पास मोस्टली यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये जो सर्किट ब्रेकर होता है, ये क्या करता है, ये आपका मोस्टली जो है ना आपके पावर की लाइन को कट करने के लिए यूज होता है, ठीक होगा। ओके, देन क्या है, ये हमारे पास आती है ट्रांसमिशन लाइन की लिमिट्स। कुछ हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन की लिमिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक 11 केवी की लाइन यूज कर रहे हैं और एक आप 132 केवी की लाइन यूज कर रहे हैं, तो क्या उसमें जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी विड्थ सेम होती है? नो सर। डिफरेंट होगी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि अगर वो आप हैवी लाइंस यूज कर रहे होते हैं तो फिर उसके जो टावर के दरमियान डिस्टेंस होता है वो भी डिफरेंट होता है। हैवी लाइंस के लिए आपको डिस्टेंस जो है थोड़ा कम रखना पड़ता है, क्योंकि उनका वेट ज्यादा होता है और वो बेंट हो जाती हैं, ठीक हो गया। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपके पास होता है कि कुछ चीज़ें आपको ज़हन में रखनी पड़ती हैं। कि फॉर एग्जांपल एक क्या होता है, एक आपके पास जो लिमिट्स होती है उसको आप कहते हैं आई आर लिमिट्स, आई स्क्वायर आर लिमिट, ठीक है। कि आपके जो लॉसेस होते हैं वो ज़्यादा ना हो, जो कि क्या काज बनते हैं सैग का। ये सैग सैग सवाल पड़ा हुआ है। सैग किसे कहते हैं, सवाल किसे कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन में? नो सर। चलो जब ट्रांसमिशन लाइन का पोर्शन पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास होता है थर्मल लिमिट्स। कुछ हमारे पास थर्मल लिमिट्स भी होती हैं, क्योंकि ये जो आईआर टेम्परेचर होता है, इसके बाद क्या होता है कि जो जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन जा रही होती हैं, ठीक है, दीज आर आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बिकॉज उसमें आपका कंडक्टर यूज हो रहा होता है। आजकल मोस्टली क्या यूज होता है, एल्युमिनियम अलॉय। पहले कॉपर यूज होती थी डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर, लेकिन अब चूंकि कॉपर महंगा हो गया तो अब उसकी जगह मोस्टली एल्युमिनियम अलॉय की जो लाइंस हैं वो यूज हो रही हैं हर जगह, ठीक है। तो ये भी इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये क्या हमें शो करा रहा है, ओवरलोडेड ट्रांसमिशन लाइन। ये भी आप इसी सॉफ्टवेयर में, ये वाला काम ये भी आप इसको देख लेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल ये जो लाइन होती है, इसकी जब आप सेटिंग करेंगे तो इसमें आर, इंडक्टेंस और ये जो वैल्यूज होती हैं बाकी सारी वो सेट करेंगे, तो उसके मुताबिक उसकी कुछ लिमिट होगी पावर फ्लो करने की। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा किसी बस के ऊपर लोड लगा देंगे तो ये रेड 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 शो होना शुरू हो जाती हैं। ओके, ये जो रेड रेड शो हो रही हैं ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसको ओवरलोडेड। ये जो लाइंस हैं ये ओके हैं, क्योंकि इनके ऊपर लोड जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं है।
जब तक इसका जो लोड है 100% से कम होगा तो ये ओके होंगी। ये इसमें जो है ना ग्रीन कलर की आपको पावर फ्लो होती नजर आएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें ये रेड हो जाती हैं, इट शोज दैट दीज आर नो ओवरलोडेड। बच्चे माइक ऑफ कर दें, ठीक है, तो ये ओवरलोडेड शो होंगी। देन हमारे पास होता है कि जो पावर फ्लो में जो रिएक्टिव पावर होती है ये किस तरह सप्लाई की जाती है। रिएक्टिव पावर का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है आपके पास, जनरेटर, ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर, नॉट इंडक्शन जनरेटर, ठीक है। जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है वो आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर बोथ, क्योंकि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको रिएक्टिव पावर भी चाहिए और एक्टिव पावर भी चाहिए, ठीक हो गया। देन आपकी कुछ ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर लाइनिंग की वजह, ट्रांसमिशन लाइन से पास होने के बाद जब ग्रिड स्टेशन तक पहुंचती हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ आपकी लाइन के अंदर इंडक्टेंस की वजह से चूंकि इनकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है रिएक्टिव, तो उसको बूस्ट अप करने के लिए आप ये कैपेसिटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं ये भी कॉज करती हैं सिस्टम के अंदर इंड्यूस्ड करने का, लॉसेस की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। फिर ये लोड्स होते हैं, ठीक है। कंजम्पशन कहाँ पर होती है, कंजम्पशन आपकी ये जो लोड्स, ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर। सर ये भी बाद में देखते हैं, हाँ जी। सर ये ट्रांसमिशन लाइन और लोड कैसे रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहे हैं? ये देखते हैं अभी बाद में, थोड़ा सा अगर वेट कर लें, लिटिल बिट वेट, ओके। ये डेल्टा और वाई की ये जो मेन स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को आता है थोड़ा बहुत। डेल्टा वाई का स्ट्रक्चर आप लोगों को यस सर। कंप्लीट, नो सर। नो सर, थोड़ा बहुत पता है इसका। ओके। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो होता है ना, दो तरह की होती हैं फॉर्म्स, ठीक है। एक होती है डेल्टा और एक होती है वाई। ये जो फॉर्म होती हैं ये किन किन चीज़ों में पाई जाती हैं, एक आपका होता है जनरेटर, देन आपका होता है लोड और देन होता है ट्रांसफार्मर। ये तीन इक्विपमेंट होते हैं पावर सिस्टम में जिनमें आपके पास ये डेल्टा एंड वाई कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग होती है, ठीक है। थ्री फेज लोड में अगर आपने थ्री फेज मोटर किसी ने देखी हो तो उसके ऊपर ना कनेक्शन बने होते हैं, डेल्टा और ये वाई वाई कनेक्शन है, ये वाई कनेक्शन मोटर है और ये डेल्टा कनेक्टेड मोटर है जो थ्री फेज मोटर होती है, ठीक है। इसलिए ट्रांसफार्मर जब आप देखते हैं तो दोनों साइडों पर होती है कि इसकी लेफ्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है। जनरेटर के ऊपर भी होता है कि ये डेल्टा कनेक्शन है या वाई कनेक्शन है, जो थ्री फेज जनरेटर होते हैं आपके, ठीक है। मोस्टली जो आपके हैवी जनरेटर्स होते हैं उनको आप जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है मोस्टली थ्री लाइंस होती हैं, उसमें कोई न्यूट्रल या एक रेफरेंस लाइन नहीं होती। लेकिन वो वाई भी हो सकता है अगर आप उसको ग्राउंड कर दें, उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, हमारे पास ये सिस्टम है जिसमें आपके पास क्या है, ये एक वाई सिस्टम है, ठीक है। मेजर हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, या वाई हो सकती है या डेल्टा। वाई कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वाई कॉन्फ़िगरेशन ये होती है जिसमें आपके पास कोई एक आध रेफरेंस पॉइंट होता है, ओके।
और इस जो रेफरेंस पॉइंट होता है इसमें से या तो आप एक न्यूट्रल की वायर निकाल लेते हैं या फिर उसको ग्राउंड कर देते हैं, लेकिन इस रेफरेंस पॉइंट के साथ आपके ये जो 3 जनरेटर में कर लें या उसमें कर लें सोर्सेज या जो लोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, थ्री फेज इस कॉमन पॉइंट के साथ सेपरेटली कनेक्टेड होंगे। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके अच्छा, अब ये जो डेल्टा कनेक्शन है इसकी 2 मिनट में आपको डायग्राम दिखा दूं। ये अगर आप इसकी ये वाली जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लेना तो फिर आपकी इसकी जो वैल्यूज होती है ना उनको ऐसा रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एक सेंट्रल पॉइंट है और ये हमारे पास है जी 3 फेजेस। अब ये जो 3 फेज सिस्टम होगा चाहे डेल्टा हो या चाहे वाई हो, तो इसमें 2 चीजें रिक्वायर होती हैं। एक आपके पास होती है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, फेज करंट एंड लाइन करंट। ओके, ये जो 2 चीजें 2 वैल्यूज होंगी ना ये रिक्वायर्ड होंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि ये जो कॉमन पॉइंट के साथ हमारे पास अगर जनरेशन साइड में देखें, ये ए, ये बी एंड दिस इज सी। ठीक है, दिस इज ए, बी एंड सी। तो अगर आप इसमें से फेज वोल्टेज देखेंगे तो वो क्या करेंगे, इस ये वाला जो आपका रेफरेंस पॉइंट है ना इसके रिस्पेक्ट से आप देखेंगे इस फेज तक, ये आपका क्या होगा, एक फेज वोल्टेज होगा। और इसी कॉमन पॉइंट से इस फेज तक देखेंगे तो फेज, इससे देखेंगे तो ये एक फेज। लेकिन ये जब आप किसी लाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं या इसके बाद, ठीक, ये जो 4 वाइड सिस्टम है इसको अगर आपने 3 वाइड सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से जस्ट 3 लाइनें निकाली हैं, न्यूट्रल की लाइन नहीं निकाली। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी ना इस लाइन के बाद, इसको आप कहते हैं लाइन वैल्यूज। यहाँ पर आपके पास लाइन वोल्टेज होगी या लाइन करंट होगी। क्लियर है यहाँ तक? इस पॉइंट, ये जो रेफरेंस वैल्यू है इससे ये जो लाइन तक का जो पॉइंट होगा इसको आप कहेंगे फेज वोल्टेज। दिस इज आल्सो फेज वोल्टेज, दिस इज आल्सो फेज वोल्टेज। ठीक है, लेकिन ये जो रेड लाइन है इसके बाद यहाँ पर अब जो मैं चीज देखूंगा तो इन दोनों के दरमियान अब जो वोल्टेज होगी वो फेज वोल्टेज होगी और इसमें से ये जो करंट पास कर रही होगी। अब जरा इसके करंट वाला स्ट्रक्चर देखें। करंट वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, इस पोर्शन में से फेज करंट गुजर रही है आई ए, ये आई बी और दिस इज आई सी, और इस लाइन में से भी यही करंट गुजर रही है। तो अगर मैं वाई का स्ट्रक्चर लेता हूं तो क्या इसमें फेज और लाइन करंट में कोई डिफरेंस है? नो सर। ठीक है, क्योंकि ये देखें ये फेज है। ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से ये फेज करंट है और इसी, अगर आप इस लाइन के बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये जो लाइन है तो यही लाइन करंट इसी में से फ्लो कर रही है। ये फेज करंट है और यही इसी में से फ्लो कर रही है और ये फेज करंट है तो यही चीज इसमें से फ्लो कर रही है। ठीक है, तो आपका जो वाई सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि ये जो आपकी फेज करंट और लाइन करंट बोथ आर सेम। इसका स्ट्रक्चर आपको याद हो तो आपको ये चीज याद करने की अब जरूरत नहीं रहेगी कि क्योंकि इसमें जो फेज और लाइन करंट क्या होती है, जो उसकी लाइन में से फ्लो कर रही हो, दोनों चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, ये चीज अगर वोल्टेज में देखते हैं तो वोल्टेज में क्या होगा, वोल्टेज में हमारे पास, अगर यहाँ पर तो मैंने रेफरेंस लाइन ली हुई है, अगर इसको मैं
रेफरेंस ग्राउंड नहीं करता और ये मेरे पास एक न्यूट्रल की लाइन है, ठीक है। तो अब ये जो तीनों लाइनें होंगी, ये वाली, ये तीन लाइंस, ये ए, ये बी एंड दिस इज सी, ये तीन लाइंस हैं। अगर इनकी वोल्टेज मैं इस रेफरेंस के साथ देखूंगा तो ये क्या होगी, इसको क्या कहेंगे, फेज वोल्टेजेस। फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ठीक है। या यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस रेफरेंस पॉइंट के साथ ये फेज के साथ ये जो वोल्टेज इसके अक्रॉस अपीयर होगी, ये भी फेज वोल्टेज होगी, ये भी फेज वोल्टेज है, ये भी फेज वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी ट्रांसमिशन लाइन में देखता हूँ, दीज आर ट्रांसमिशन लाइंस, इसमें अगर इन दोनों के दरमियान अगर मैं लूंगा वोल्टेज, तो वो मेरे पास कौन सी वोल्टेज होगी, लाइन वोल्टेजेस। लाइन वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेज, अगर आप उसको लाइन वोल्टेज कह देते हैं, ठीक है। वो क्या होगी, VAB। और वाई स्ट्रक्चर में जो VAB है उसमें एक्चुअली क्या होगा, वो VAN और VBN का डिफरेंस होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाई स्ट्रक्चर में हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके अक्रॉस ये तीनों जो फेजेस होते हैं वो सेपरेटली अपनी वोल्टेज जनरेट कर रहे होते हैं, या लोड में कहें तो तीनों के साथ सेपरेटली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस साइड पर ये डेल्टा कर रहे होते हैं और इस साइड पर वाई कर रहे होते हैं, ठीक है। वाई में क्या होता है, ये आपकी जो चार लाइनें होती हैं ना, ये नजर आ जाती, ये आ जाती हैं, ये 3 और ये 4, पीछे से ट्रांसमिशन से आप तीन लाइनें पकड़ लेते हैं, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर 4 हो जाती हैं और इस एक फेज और एक न्यूट्रल से पकड़कर आपके घर की मीटर के साथ कनेक्शन कर दिया जाता है 220 वोल्ट का। सही हो गया, ठीक है। तो अब जो वाई कनेक्शन है इसमें फेज करंट और लाइन करंट क्या होती हैं, सेम होंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू से दोनों चीजें जनरेट हो रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो आई फेज है दैट इज इक्वल टू लाइन करंट, ठीक है। लेकिन जब वोल्टेज में आते हैं तो फिर क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये जो एक फेज के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन लाइन टू लाइन में क्या है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होगी वो एक्चुअली क्या होगी, इन दो वेक्टर्स का डिफरेंस होगी। तो जब इन दो वेक्टर्स का आप डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली में ये जो लाइन वोल्टेज है इसकी वैल्यू क्या होगी, √3 टाइम इसकी ज्यादा वैल्यू होगी। इसका वेक्टर जो है ना वो हम देख लेते हैं, ये दिस इज वेक्टर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। देखें ये हमारे पास ये जो रेड है ना, ये तीन रेफरेंस वोल्टेजेस हैं, AN, BN एंड CN। तीनों जो फेजेस एक कुछ जनरेटर है जनरेट कर रहा है ना, ठीक है। तो वो तीनों क्या है, 120 डिग्री अपार्ट आपका जो जनरेटर है वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। 3 फेजेस जनरेट हो रहे हैं, ओके। जब आप इसके साथ लाइन कनेक्ट करते हैं, लाइन में अगर आप एक न्यूट्रल के साथ देखेंगे तो ये आपके पास तीनों आएंगे, VAN VBN VCN। लेकिन जब आपने लाइन टू लाइन वोल्टेज देखना है फिर क्या होगा, ये जो VBN है ये किस तरह बने, ये BN है, इसको अगर मैं रिवर्स में ड्रॉ कर दूं माइन, ये क्या होगा, ये -BN होगा, ओके। ऐसे ही है ना,
वेक्टर्स में ऐसे ही होगा ना, ये इसकी डायरेक्शन है बी एन की, इसको ऑपोजिट साइड में मैं ड्रा करता हूं तो ये क्या होगा, क्या होगा, माइनस बी बी एन, माइनस बी एन होगा। ठीक है, अगर यही वेक्टर है इसको सेम उठाकर इसी साइड पर रख दी जाए तो डेट सेम माइनस बी एन। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं एक सम ड्रा करता हूं तो दिस ग्रीन लाइन विल शो यू अ सम दैट इज इक्वल टू वी ए बी। ये क्या होगी, ये ए एन माइनस बी एन, तो दैट विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ वी ए बी। ठीक है, और इस वी ए बी की जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये अब देखें इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है, और ये क्या कर रहा है, 30 डिग्री की लीड ले रहा है। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपके रिजल्टेंट वेक्टर हैं ए बी बी सी सी ए, ये आपकी फेज वोल्टेजेस से एक तो मैग्नीट्यूड में ज्यादा है और दूसरा क्या है, ये 30 डिग्री की लीडिंग पर है। ओके, तो क्या होगा, आपका जो वाई कनेक्शन है इसमें आपकी फेज और लाइन करंट ये दोनों सेम होगी। फेज वोल्टेज और लाइन करंट में डिफरेंस होगा, जो लाइन फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में जो फेज वोल्टेज होगी वो क्या होगी, 30 डिग्री की लीड कर रही होगी और उसके रूट 3 टाइम होगी। ओके, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं डेल्टा साइड पर। डेल्टा साइड का आपको अगर कनेक्शन याद हो तो इस तरीके का होगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एक डेल्टा का कनेक्शन है। अगर आप इस डेल्टा कनेक्शन को थोड़ा सा गौर से देखें इस साइड पर, तो इसमें क्या है कि आपके पास किस चीज की कमी है इसमें, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल वायर। कोई एक रेफरेंस पॉइंट नहीं है, देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हमारे पास कोई नहीं है। तीनों जो फेजेस हैं तीनों आपस में जंक्शंस के ऊपर कनेक्टेड हैं। ठीक है, तीनों जो कि जंक्शंस के ऊपर कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या फेज वोल्टेज, ये इसके अक्रॉस फेज वोल्टेज होगा। ठीक है, और लाइन वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो वो भी सेम होगा। तो क्या इसमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में कोई डिफरेंस होगा, नो सर, सेम है दोनों, सेम होंगे, क्योंकि जो यहाँ पर इसके फेज के अक्रॉस पियर और होगा, सेम अगर आप लाइन पर देखेंगे वो भी यही होगा, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक होगा, अगर आप इसकी करंट के बारे में देखेंगे तो करंट क्या होगी, करंट अगर आप यहाँ पर ये एक लाइन ड्रा कर देते हैं तो यहाँ पर आप कहते हैं कि ये इस पॉइंट पर हम में से जो करंट फ्लो कर रही है वो आई ए है, ये करंट क्या है, आई बी है, और ये करंट कौन सी है, आई सी। दिस इज आई ए, दिस इज आई बी एंड दिस इज आई सी। ठीक है, ये इस लाइन में से ये आई ए फ्लो कर रही है, ये आई बी फ्लो कर रही है और ये आई सी फ्लो कर रही है, और ये जो करंट इस पॉइंट से आ रही है ये कहां पर आ रही है, इस जंक्शन से आ रही है। कोई एक रेफरेंस पॉइंट नहीं है जहां से ये करंट आ रही हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फेज की करंट जो इसमें से फ्लो कर रही है और ये जो लाइन की करंट जो इस लाइन में से फ्लो कर रही है, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है ये वाली बात या नहीं? यस। ओके, अगर यहाँ पर आप इसकी करंट देखेंगे फेज आई ए की, तो आई ए की करंट क्या होगी इसमें से, ये वाला जो पॉइंट है आई ए, ये क्या होगी, आई ए बी माइनस
CA, ये इन दोनों जंक्शन में से यानी इसका जो फेज करंट आ रही होगी और इसकी ये वाली जो करंट आ रही होगी, इन दोनों का डिफरेंस होगा, इस लाइन में से फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि ये इसकी फेज करंट होगी IAB और ये इसकी ICA। ठीक है, तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस जंक्शन में फ्लो कर रहा होगा। सेम इसी तरीके से इस जंक्शन में सर हमें ये कैसे क्या हुआ? सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस लेना है या एडिशन करना है? वेक्टर्स डिफरेंट होंगे ना बच्चे, एडिशन थोड़ी होगा। एक जंक्शन में अगर दो करंट्स आ रही हैं तो दोनों की डायरेक्शन तो डिफरेंट होगी ना, वेक्टर सम तो डिफरेंट होगा, एडिशन थोड़ी हो रही होगी। अगर एडिशन हो रही होगी तो फिर तो इस करंट ये जो आपकी लाइन है यही फारे हो जाएगी, इतनी ज्यादा करंट इसमें से फ्लो करेगी। ये जो वेक्टर होगा इस वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी और इस वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसमें से फ्लो करेगा। ठीक है, इसके जो वेक्टर्स अगर आप नोटेशन देखेंगे ना, यहां से आपको इसका आइडिया हो जाएगा। यहां पर देखें क्या है, ये आपकी इसमें से करंट फ्लो कर रही है, ये IAB है। ठीक है, ये वाली करंट कौन सी है? ICA, और ये कौन सी है? IBC। ये तीनों जो करंट है ना, ये इसमें से फ्लो कर रही होती हैं। इस लिहाज से जिस तरह आप कह रहे हैं सम करना है, वो तो सम तो फिर वोल्टेज भी सम हो जाएगा। आप इनका वेक्टर नोटेशन भी तो देखें ना कि क्या होगा। ये VAB वोल्टेज इसमें से होगा और ये इसका करंट जो है वो इसमें से फ्लो कर रही होगी IAB। ठीक है, अब अगर आपने IA करंट निकालनी है तो क्या होगा? IAB और ICA, ये वाला जो वेक्टर होगा इसका पहले अपोजिट ड्रा कर लें। ये क्या होगा? AC बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, माइनस ICA होगा या IAC होगा। ठीक है, ये इस वेक्टर सेम जो है ये इस साइड पर बन जाएगा, ये वाला इसका रेप्लिका इस साइड पर बन जाएगा। तो इन दोनों का ये जो वेक्टर सम होगा ना, ये वेक्टर सम आपको IA देता है। और जब भी आप कोई जनरेटर या कोई मोटर कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो उसकी जो वाइंडिंग होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से रखी जाती है डेल्टा वाई में। ठीक है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह नहीं रखी जाती कि ये तीनों फेजेस जो हैं ये एक दूसरे के समम हो। ठीक है, ये एक दूसरे से 120 अपार्ट्स होते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो फेज और लाइन, एक्चुअली में क्या होता है, ये उनके जो फ्लक्स जनरेट हो रहा होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा होता है, ये इसकी जो जितनी पावर होती है ये उसका जो वेक्टर सम होता है उसको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आती है। एक्चुअली में तो एक फ्लक्स जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज दैट जनरेट अ करंट। कोई भी जनरेटर जो है वो अगर जनरेट करता है पावर तो ठीक है, तो सम नहीं होगी, ये इसका ये सम हो ही नहीं सकती। ठीक है, दैट इज IAB, ये ICA। ठीक है, अगर आपने उल्टी साइड पर भी जाएंगे तो ये IB जो है ये इस साइड पर जाएगी, -AB, और फिर अगर आप देखेंगे तो ये आप इस साइड पर ले लेंगे। ठीक है, फिर भी आपके पास जो इनकी समिंग फॉर्म है वो कभी भी नहीं बनती। ये जंक्शन है और ये एक्चुअली में इसको आपको लग जंक्शन रहा है कि जंक्शन है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर ये तीन अगर जनरेटर साइड पर लेंगे तो ये 3 फेजेस होंगे जो जनरेट कर रहे होंगे, और लोड लेंगे तो 3 लोड्स होंगे। ठीक है, बट ये बात ज़हन में रखें कि ये जो लोड्स होंगे ये या तो आपका मोटर होगा, ये या तो आपका ट्रांसफार्मर होगा, या फिर ये आपका जनरेटर होगा। ठीक है, और इन तीनों चीज़ों में वाइंडिंग के कनेक्शंस होते हैं जो या तो पावर कंज्यूम करते हैं मोटर में या जनरेट करते हैं जनरेटर में।
या आपने वाइंडिंग की कनेक्शन की सेटिंग इस तरीके से की होती है कि आपको ये वाली फॉर्म मिलती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी, डेल्टा में कनेक्ट करते हैं फिर वाई में। कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होती नहीं है, पहले डेल्टा में कनेक्ट करो फिर वाई में। एक्सपेरिमेंट में जब भी आप बाहर से 3 फेज मोटर लेकर आएंगे ना, तो उसके ऊपर कनेक्शन तीनों लगे होते हैं। या तो आप उसको डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं या वाई में। वाई कनेक्शन डिफरेंट हो, क्या चीज? वो सिंपल चीजें कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, उसका एज सच यहाँ पर कोई इतना अफेक्ट नहीं है। छोटी सी मोटर को हम लिंक नहीं कर रहे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जब आप मोटर लेते हैं ना, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या नाम है, कनेक्शन दोनों गिवन होते हैं, या स्पेसिफिक कनेक्शन गिवन होता है, या आप उसको डेल्टा में कनेक्ट कर दें या वाई में कनेक्ट कर दें। कोई इसका चक्कर नहीं होता कि पहले डेल्टा में कनेक्ट करें फिर वाई में कनेक्ट करें फिर टॉर्क। वो एक छोटी सी कोई ऑब्जर्वेशन होगी जो आपने पढ़ ली होगी किसी टॉपिक की, लेकिन ऐसा सच होता नहीं है। आप सारा दिन उसके कनेक्शन ही करते रहेंगे। वो ऊपर ही पहले बिल्ट इन होता है, कनेक्शन ऊपर लिखे होते हैं क्या आपने इसकी वायर की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से करनी है, ठीक है। ऊपर वो बने होते हैं स्क्रू से, आपने उसके कनेक्ट कर देना होता है या वाई कॉन्फ़िगरेशन में या डेल्टा। और मोस्टली जो होती हैं हर कॉन्फ़िगरेशन की अलग अलग मोटर अवेलेबल होती है। कुछ में ऑप्शन होती है, ज्यादातर में ऑप्शन भी नहीं होती। ओके, देन क्या है जी, लाइन करंट, ठीक है। लाइन करंट क्या होगी? लाइन करंट उसी तरीके से क्या होगी, आपकी स्क्वायर रूट 3 टाइम फेज करंट की इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। लेकिन ये इससे लैग कर रही होगी 30 डिग्री पर, ठीक हो गया। देन हमारे पास आती है जी 3 फेज पावर। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन वगैरह में काफी यूज होगी, ठीक है। 3 फेज पावर, 3 फेज पावर एक्चुअली में क्या होगी, तीनों फेजेस का सम होगी, ठीक है। फेज में ये क्या होती है, फेज में क्या होती है, 3 बी फेज आई फेज कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। इसको जब आप लाइन टू लाइन में करेंगे तो फिर क्या होगी, ये लाइन टू लाइन में जब करेंगे, अगर ये आपका वाई कनेक्टेड है, वाई कनेक्टेड में आपका ये जो फी फेज है और लाइन है वाई सिस्टम में, इसमें आपका ये आई फेज और आई लाइन सेम होती है, और लाइन टू लाइन क्या होगी, 3 टाइम होगी लाइन टू न्यूट्रल के, ओके। तो इसमें क्या होगा, आपके पास ये वाला इसका जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, ये तीनों फेजेस का सम होगी, ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 पी फेज क्या होगा, बी फेज आई फेज कॉज ऑफ थीटा, क्लियर हो गया यहाँ तक। लेकिन जब आप इसकी लाइन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको ये पता है कि इसकी फेज और लाइन की सेम है, और फेज और लाइन में स्क्वायर रूट 3 का डिफरेंस आता है, तो ये आप इसमें इंसर्ट कर देंगे। देन आता है जी हमारे पास डेल्टा सिस्टम। डेल्टा में क्या है जी, आपके पास फेज और जो लाइन है वो सेम होते हैं, लेकिन करंट में स्क्वायर रूट 3 टाइम का डिफरेंस होता है, तो ये आपका ये लाइन का एक्सप्रेशन होगा इसका, ठीक है। इसमें जो मोस्टली क्या होता है, जो लाइन का एक्सप्रेशन होगा उसमें स्क्वायर रूट 3 टाइम आ जाएगा,
और फेज का जो एक्सप्रेशन होता है वो सिंपल ही होता है, ठीक है। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मोस्टली आगे यूज़ होंगी, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लें। ठीक है, तो ये जो कुछ चीज़ें थी बेसिक जो मैंने रिवाइज करवानी थी, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं वो आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसका, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा। फिर कल से हम ना इसका जो बेसिक काम है वो स्टार्ट कर देंगे फिर यूनिट सिस्टम। इसके बेसिक आप लोगों की कोई थोड़ी बहुत क्लियर हो गई है या अभी भी कोई मसला है? जिसका कोई मसला है ना वो उसको अभी भी क्लियर कर लेनी चाहिए खुद ही। सर हमें पता है कि जो वाई कनेक्शन है उसमें हमारे जो करंट है लाइन और फेज करंट वो सेम है, और डेल्टा में जो है वो हमारा वोल्टेज सेम है लाइन और फेज, जबकि करंट जो है वो √3 टाइम कम ज्यादा है। तो सर जी जो मतलब हमारे वाई कनेक्शन में करंट सेम आ रहे हैं, इनकी मैग्नीट्यूड ही सेम है, तो सर इनके एंगल भी आपस में सेम है? सेम ही होंगे, ये सेम ही होते हैं। जब ये सेम है तो सेम है, क्योंकि इसमें अगर आप इसका जो वाई कनेक्शन देखते हैं, ये वाला है, ये कनेक्शन वाई है ना, और ये लाइन फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इसमें ये आप इसकी दो हो सकती हैं। एक तो ये है कि अगर आप कहते हैं जी आपने इसको चेक किए कहां पर है, इफ यू डिटेक्ट हेयर लाइन आफ्टर सम टाइम, अगर जनरेटर की कुछ देर के बाद अगर आप यहां पर देखेंगे या थोड़े से डिस्टेंस के बाद, फिर बिल्कुल ये सेम होगी, क्योंकि इसमें कुछ चीज आ ही नहीं रही। ये रेफरेंस पॉइंट से ये करंट यहां से फ्लो हुई है और यहां पर आई है, तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है फेज भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आप इसको जाकर कहीं 500 मीटर के बाद जाकर कहीं चेक करते हैं, 500 मीटर के बाद जाकर कहीं चेक करेंगे, या आप कहते हैं 10 किलोमीटर के बाद जाकर मैंने चेक की है, 10 किलोमीटर के बाद अगर आप इसमें चेक करेंगे तो हो सकता है लाइन की इंडक्टेंस की वजह से इसकी फेज थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। ओके, यस सर। ठीक है। अदरवाइज अगर आप आफ्टर फौरन ही यहाँ पर ही चेक कर लेंगे कि आपने एक जनरेटर बनाया है, या जनरेटर है या मोटर है, उसके बिल्कुल इंस्टेंट पे आप चेक कर रहे हैं कि कितनी फेज आ रही है, कितनी लाइन आ रही है, तो दोनों सेम होंगी, कोई जरा सा भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही एक है और उसी रेफरेंस पॉइंट से निकल रही है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत फर्क होगा भी सही, अगर हल्का सा भी, तो वो ये लाइन की वजह से होगा, और वो तब होगा जब इसमें काफी ज्यादा आप डिस्टेंस इंक्लूड कर देंगे। ओके, जी सर। बाकी ये कुछ सर बेसिक्स थी, वोल्टेज, करंट, कम्प्लेक्स पावर, कम्प्लेक्स सिस्टम की, पावर की, एस की, तो ये मैंने कहा था थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर लूं मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। बाकी इसके जो कुछ न्यूमेरिकल है बेसिक, ये आप देख लें, और इसकी जो बुक्स है ना, दोनों जो डाउनलोड अपलोड की हैं, हादी सदात का चैप्टर नंबर 2 होगा, उसमें भी से भी ये आप देख लें, थोड़ी सी बेसिक्स होंगी, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं चीज़ें, बस थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें जो है ना ये क्लियर हो जाएं, ताकि जब हम कम्प्लेक्स चीज़ों पर जाएं तो ये रिवाइज। हाँ जी बोलें, जल्दी करें, आगे 10 बजे आपका लेक्चर भी होगा, बोलें। सर
ट्रांसमिशन लाइंस में हम डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं दरमियान में जो हमारे ट्रांसफार्मर्स आते हैं, तो सर क्या उनकी रीजन ये भी हो सकती है कि डेल्टा कनेक्शंस में हमारी 3 वायर सिस्टम होता है, तो इस सूरत में हमारे आई स्क्वायर आर लॉसेस कम होंगे, जबकि अगर हम वाई कनेक्शन यूज करते हैं तो उसमें 4 वायर सिस्टम होगा, तो उसमें एक कंडक्टर बढ़ जाने की वजह से आई स्क्वायर लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। न्यूट्रल में से कभी भी कोई करंट फ्लो नहीं होती, आपको पता है? न्यूट्रल में से करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए? लेकिन सर न्यूट्रल में से नहीं, तो सर तीनों न्यूट्रल में phases से का ऐड नहीं होता सर, न्यूट्रल से जो फ्लो करता है वो तीनों न्यूट्रल हाँ तीनों फेजेस का ऐड कितना होता है? ऐड 0 होता है। अगर आपका लोड बैलेंस्ड हो तो न्यूट्रल में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। अगर न्यूट्रल में से करंट फ्लो कर रही है मतलब आपका लोड अनबैलेंस्ड है। ओके, न्यूट्रल में से बैलेंस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। रीजन जी ये नहीं होती, रीजन ये होता है कि आपका कंडक्टर बच जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है। पावर सिस्टम में जो मेजर चीज होती है ना, कोई भी चीज अगर आप पावर सिस्टम की डिजाइन करने लगते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है डिजाइन के साथ साथ इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये मॉडल ऐसा बनाना पड़ता है जो इकोनॉमिकल हो, ऐसा मॉडल आप नहीं बना सकते जिसका पैसा बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अगर आप इतना कॉस्टली बना देंगे तो उसको अडॉप्ट कौन करेगा? ओके, सर हम पढ़ते बैलेंस सिस्टम है, वैसे सर एक्चुअल में हमारा सिस्टम बैलेंस होता नहीं है। एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन वो इसको देखने की 2 पॉइंट्स होते हैं जहां पर आप देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक तुम यहाँ पर देख रहे हो। एक्सक्यूज मी सर, जी, मेरा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया तो काइंडली ओके ओके, चलें जी, क्वेश्चन वगैरह फिर बाद में पूछेंगे। ठीक है।